इस साल का लास्ट इवेंट UFC 296 अब आ चुका है और इसके बाद जितने भी इवेंट्स हैं वो 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर होंगे। बट इस लास्ट इवेंट में UFC ने जरा भी कमी नहीं छोड़ी है और UFC 296 को प्रॉपर वे से स्टैक किया है। अगर हम इस कार्ड के अर्ली प्रीलिम को देखें तो वो खुद से ही वर्दी है प्रीलिम कार्ड के, और अगर प्रीलिम कार्ड को देखें तो ये प्रीलिम कार्ड भी काफी अच्छा है, जिधर फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन कोडी गारब्रैंट और ब्रायन कैलेहर वापस आ रहे हैं काफी लॉन्ग ब्रेक के बाद और दोनों के आपस में फाइट है। और अगर प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट की बात करें तो इसकी मेन इवेंट फाइट है फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स जॉश एमेट और ब्राइस मिचेल के बीच। अब वैसे तो जॉश एमेट और गीगा चिकाडसे की फाइट होनी थी, बट रिसेंटली गीगा चिकाडसे इंजर्ड हो गया और अब उसकी जगह शॉर्ट नोटिस में फाइट करेगा ब्राइस मिचेल। ओवरऑल ये प्रीलिम कार्ड काफी अच्छा है और अगर तुम्हारे पास टाइम है इस प्रीलिम कार्ड को देखने का भी तो डेफिनेटली इस कार्ड को जरूर से देखना। बट अब बात करते हैं UFC 296 के मेन कार्ड के बारे में, जो पूरी तरीके से स्टैक्ड है और मेनली इस कार्ड का जो फोकस है वो 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन का है। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस प्रेडिक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिधर UFC 296 की मेन कार्ड की ओपनर फाइट है वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स विसेंटे लुके वर्सेस इयन गैरी के बीच। अब ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं क्योंकि दोनों ही एक साथ ट्रेन करते हैं और दोनों ने एक साथ काफी बार स्पार भी किया है। तो दोनों फाइटर्स के लिए फाइट काफी हार्ड फाइट है। जिधर इयन गैरी की बात करें तो इयन गैरी एक अपकमिंग अनडिफीटेड फाइटर है जिसके पीछे काफी हाइप है और रिसेंटली इयन गैरी को लेकर जो सारा सीन चल रहा है उसको अगर हम हटा के देखें तो इयन गैरी रियली इज अ गुड फाइटर। इयन गैरी अपनी फीट में काफी शार्प है, जिधर वो अपने पंचेस को काफी फास्ट वे से थ्रो करता है। वो हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना के रखता है जिससे कि उसका ओपोनेंट उस पर पंचेस को लैंड ना कर पाए, बट वो डिस्टेंस इनफ होता है जिससे कि इयन गैरी अपनी स्पीड की हेल्प लेकर जब भी अटैक करने का देखता है तो वो स्टेप इन करके 1-2 पंच कॉम्बोस को थ्रो करता है और वापिस आकर वही डिस्टेंस को वो मेंटेन करता है। और इसी डिस्टेंस से अगर उसका ओपोनेंट ज्यादा ऑफेंसिव यानी कि ज्यादा अटैकिंग नहीं है तो इयन गैरी अपने किक्स को भी काफी अच्छे वे से यूटिलाइज करता है, जहां पर उसकी लेग किक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इसके साथ वो बॉडी किक्स और कभी कभार हेड किक्स को भी थ्रो करता है, जो आई थिंक उसको यहां पर भी करना चाहिए क्योंकि विसेंटे लुके उसके कंपैरिजन में थोड़ा शॉर्ट है और शॉर्ट हाइट फाइटर्स के अगेंस्ट हेड किक्स को थ्रो करना रिलेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है। इयन गैरी अपनी फीट में बहुत ज्यादा फास्ट है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम उसके ओपोनेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने पंचेस को सेटअप करने की। और इसीलिए अगर तुम इयन गैरी की फाइट को देखोगे तो जब भी इयन गैरी थोड़ा सा कैच हुआ है या फिर ओपोनेंट ने उसे बिग पंचेस को लैंड किया है तो वो हमेशा ऑफ द ब्रेक या फिर तब आते हैं जब इयन गैरी अटैक करने का देखता है। आउटसाइड ऑफ द रेंज इयन गैरी को कैच करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जैसे मैंने कहा इयन गैरी अपनी फीट में काफी फास्ट है। अब अगर विसेंटे लुके की बात करें तो विसेंटे लुके हमेशा से एक काफी टफ और ड्यूरेबल फाइटर रहा है, जहां पर वो अपनी हर एक फाइट में अपने ओपोनेंट को प्रेशर करता है, उसके साथ ब्रॉल फाइट करता है और हमेशा देखता है अपने बिग पंचेस को लैंड करने का। अगर हम रॉ पावर की बात करें तो डेफिनेटली विसेंटे लुके के पास ज्यादा रॉ पावर होगी, बट अगर टेक्निकल वे से देखा जाए तो इयन गैरी के पंचेस ज्यादा शार्प हैं विसेंटे लुके से। इस फाइट की बात करें तो इयन गैरी के कंपैरिजन में विसेंटे लुके थोड़ा सा स्लो होगा, बट अगर उसने इयन गैरी को कैच कर लिया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इयन गैरी उस पंच से नॉकआउट भी हो जाए। इयन गैरी पहले भी नॉकडाउन हुआ है और रिसेंटली भी रूमर्स आ रहे थे कि शावकात राखमनोव ने इयन गैरी को नॉकआउट किया है एंड ऑल्सो लियोन एडवर्ड्स के साथ स्पारिंग करते हुए भी लियोन एडवर्ड्स ने ये खुद बोला है कि इयन गैरी रॉक हो गया था। तो आई एम नॉट श्योर कि इयन गैरी की चेन इतने बिग पंचेस को ले पाएगी। बट अगर दूसरी साइड विसेंटे लुके की बात करें तो हमेशा से विसेंटे लुके एक टफ ड्यूरेबल फाइटर आए जिसने अपने फाइटिंग करियर में ब्रॉल फाइट्स किए हैं, ऑलमोस्ट हर टाइम उसकी चेनें बीटिंग ले लेती है। बट अगर जेफ नील के अगेंस्ट बात करें तो उधर भी पहले तो विसेंटे लुके ने बीटिंग ले ली, बट उसके बाद वो ज्यादा पंचेस को नहीं ले पाया और वो इवेंचुअली नॉकआउट हो गया। अब एक चीज जो इस फाइट में विसेंटे लुके को हेवीली फेवर करती है वो है उसकी ग्राउंड गेम। अभी अगर हम इयन गैरी की फाइट्स को देखें तो इयन गैरी की अभी तक ग्राउंड गेम जरा भी टेस्ट नहीं हुई है और मे बी विसेंटे लुके वो पहला फाइटर बन सकता है जो इयन गैरी को प्रॉपर टेस्ट करे ग्राउंड में। अब ज्यादा चांसेस तो ये हैं कि ये फाइट एक स्ट्राइकिंग फाइट रहेगी क्योंकि विसेंटे लुके बहुत कम रेसलिंग करता है, बट अगर फॉर सम रीजन ये फाइट ग्राउंड में जाती है तो विसेंटे लुके के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। जब भी फाइट ग्राउंड में गई है विसेंटे लुके एकदम से जंप इन कर जाता है अपने ओपोनेंट पर सबमिशंस लगाने का और वो डार्क स्ट्रोक को बहुत ज्यादा लाइक करता है, जिधर उसने मल्टीपल ओपोनेंट्स को सबमिट किया है इसी डार्क स्ट्रोक से। इयन गैरी की ग्राउंड गेम अभी तक किसी ने भी नहीं देखी है कि वो कितना बेटर है या फिर कितना वर्स है, इसलिए हम डेफिनेटली अज्यूम कर सकते हैं कि विसेंटे लुके की ग्राउंड गेम ज्यादा बेटर है इयन गैरी से। अब आई डू बिलीव कि इयन गैरी स्ट्राइकिंग में बेटर है, बट एक चीज जो इयन गैरी काफी गलत करता है और इस चीज को बहुत ज्यादा लोग पॉइंट आउट भी कर चुके हैं और वो ये है कि जब भी इयन गैरी स्टेप इन करता है अपने पंचेस को थ्रो करने का तो अपने राइट पंच को थ्रो करने के बाद वो अपने गार्ड को वापस नहीं लेके आता है और इसीलिए वो बहुत बार टैग हो गया है लेफ्ट हुक से। वो अपनी फाइट में जब नॉकडाउन भी हुआ था वो भी वो लेफ्ट हुक से ही नॉकडाउन हुआ
हुआ था। तो अगर विसेंटे लुके जो अपने पंचेस में पावर को पैक करता है, उसने अगर इस फाइट में इयन गैरी को लेफ्ट हुक से कैच कर लिया तो इयन गैरी बहुत ज्यादा ट्रबल में भी आ सकता है। बट ऑन द फील्ड आई डू बिलीव कि इयन गैरी बेटर है। वो एक यंग और ज्यादा फ्रेश फाइटर है जिसने अभी तक कोई भी वॉर नहीं किया है। वेरस विसेंटे लुके की बात करें तो बेशक विसेंटे लुके सिर्फ अभी 32 इयर्स का है, बट उसने अपने फाइटिंग करियर में इतने ज्यादा वॉर्स कर लिए हैं कि उसकी लास्ट कुछ परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं जा रही हैं। ऑल्सो जिसको याद है, विसेंटे लुके ने एक स्मॉल ब्रेन हैमरेज को भी सफर किया था, जहां पर उसका फाइटिंग करियर ऑलमोस्ट ओवर हो गया था। सो ओवरऑल इस फाइट में मेरी पिक है इयन गैरी टू विन बाय डिसीजन। आई थिंक इयन गैरी विसेंटे लुके को रेंज में रहकर पिक अपार्ट करने वाला है, बट क्योंकि विसेंटे लुके की चिन काफी स्ट्रॉन्ग है, आई डू बिलीव कि वो इयन गैरी के पंचेस को ले लेगा जिधर उसकी चिन क्रैक नहीं होगी। बट अल्टीमेटली इयन गैरी उसे कंटिन्यूअसली टैग करते रहेगा और इस फाइट को जीत जाएगा बाय डिसीजन। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट है लाइट वेट डिवीजन फाइटर पैडी पिम्बलेट वर्सेस टोनी फर्ग्यूसन के बीच। अब नॉट गोना लाई, अगर इस फाइट में टोनी फर्ग्यूसन नहीं जीत पाया तो इस पूरे कार्ड में इस फाइट को लेकर मैं सबसे ज्यादा हर्ट हूंगा। आई थिंक ऐसी फाइट है जहां पर हर कोई चाहता होगा कि टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट को जीत जाए। आई डू बिलीव कि अगर टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट को नहीं जीता तो ये टोनी फर्ग्यूसन की लास्ट फाइट हो सकती है, और डैना व्हाइट भी अपने एक इंटरव्यू में इस चीज का हिंट दे चुका है। तो कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि टोनी फर्ग्यूसन मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स में से एक है, बट टू बी ऑनेस्ट इस फाइट में टोनी फर्ग्यूसन को विन करते हुए देखने की एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत कम है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट को जीत सकता है, बट ओवरऑल अगर हम इस फाइट को देखें तो पैडी पिम्बलेट एक यंग फाइटर है। डेफिनेटली उसकी बॉडी कहीं पर भी क्लोज नहीं आती है जितना टोनी फर्ग्यूसन ने बीटिंग ली है। पैडी को नॉकआउट करना भी मुश्किल होगा, और अगर फर्स्ट राउंड को हटा दिया जाए तो आई थिंक पैडी पिम्बलेट फास्ट भी होगा, उसके पास ज्यादा पावर भी होगी, वो मे भी रेसलिंग भी कर ले। सो आई डोंट थिंक सो कि टोनी फर्ग्यूसन के पास ज्यादा चांसेस हैं इस फाइट को जीतने के। बट जैसे कि सब चाहते हैं कि टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट को जीत जाए, तो इधर मैं ब्रेक डाउन तो नहीं कर रहा, बट मेरे ओपिनियन में जिस वजह से टोनी फर्ग्यूसन जीत सकता है उसकी बात करते हैं। अब ये चीज सब जानते हैं कि पैडी पिम्बलेट की चिन काफी ऊपर रहती है, वो कभी भी अपनी चिन को टक डाउन नहीं करता, और अपनी लास्ट फाइट में जैरेड गॉर्डन ने इसी चीज को एक्सपोज कर दिया था, जहां पर काफी ज्यादा लोग ये बिलीव करते हैं कि जैरेड गॉर्डन उस फाइट को जीत गया था। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, वो एक रॉबरी थी और जैरेड गॉर्डन को वो फाइट जीतनी चाहिए थी। पैडी पिम्बलेट का डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर टोनी फर्ग्यूसन ने जिस वे से माइकल चैंडलर या फिर बॉबी ग्रीन को टैग किया था, अगर उसी वे से वो पैडी पिम्बलेट को टैग करता रहा और वो मैनेज कर लेता है कंटिन्यूअसली मूव करने का जिधर वो पैडी पिम्बलेट के बिग शॉट्स को नहीं ले रहा है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि टोनी फर्ग्यूसन इधर जीत जाए। अब क्या टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट में पैडी पिम्बलेट को फिनिश कर सकता है? तो आई डोंट थिंक सो कि टोनी फर्ग्यूसन पैडी पिम्बलेट को फिनिश कर पाएगा, बट डेफिनेटली उसके पास एक स्मॉल अपॉर्चुनिटी है इस फाइट को जीतना डिसीजन से या फिर इवन स्प्लिट डिसीजन से। अब एक और चीज से टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट को जीत सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी उसे तब मिलेगी जब पैडी पिम्बलेट उसे टेक डाउन करने की ट्राई करेगा। अगर एक बार टोनी फर्ग्यूसन ने अपने सबमिशन को लॉक कर लिया तो वो डेफिनेटली पैडी पिम्बलेट को सबमिट भी कर सकता है। बट ये सब कुछ होने के चांसेस कितने हैं? तो इसके चांसेस बहुत कम है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये चीज इम्पॉसिबल है। ऑब्वियसली मैं टोनी फर्ग्यूसन की साइड से बाइस्ड हूं, मैं रियली चाहता हूं कि टोनी फर्ग्यूसन विन करे, बट यहां पर मुझे अनबाइस्ड ओपिनियन देनी है, और मेरी अनबाइस्ड ओपिनियन ये है कि पैडी पिम्बलेट इस फाइट को जीतने वाला है। एंड बहुत बुरी फीलिंग आ रही है कि मे बी इस फाइट को पैडी पिम्बलेट जीत जाए बाय नॉकआउट। लेट्स बी रियल गाइस, टोनी फर्ग्यूसन अब ओल्ड हो चुका है, उसने अपने फाइटिंग करियर में बहुत ज्यादा बीटिंग ले ली है, बट पहले जब वो यंग था, वो अपनी प्राइम में था, तो वो उस बीटिंग को ओवरकम करके हमेशा उन फाइट्स को जीत जाता था। बट जब से उसने जस्टिन गेची के साथ फाइट की है, उसके बाद से टोनी फर्ग्यूसन वो सेम एल कुकुई वाला टोनी फर्ग्यूसन नहीं रहा। वो अब ओल्ड हो चुका है, उसकी बॉडी अब बहुत ज्यादा बीट हो चुकी है, और अब उसे चाहिए कि वो रिटायर हो जाए और उसका प्राइम फोकस हो अपनी हेल्थ को लेकर। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट रहने वाली है वेल्टरवेट डिवीजन की, जिधर अनडिफीटेड फाइटर शावकात राखमनोव फाइट करने वाला है स्टीवन थॉम्पसन के साथ। अब काफी लोग इस फाइट में वंडर बॉय को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ये फाइट एक काफी एंटरटेनिंग फाइट हो सकती है। एक टाइम था जब वंडर बॉय थॉम्पसन के वन ऑफ द बेस्ट टेकडाउन डिफेंस थे इस पूरी डिवीजन में, और बेशक जैसे वंडर बॉय ओल्ड हो रहा है, उसकी टेकडाउन्स को डिफेंड करने की एबिलिटी थोड़ी सी डिमिनिश हुई है, बट स्टिल उसके पास एबिलिटी है गुड टेकडाउन्स को भी डिफेंड करने की। अब जिस वे से जेफ नील ने शावकात राखमनोव के सारे टेकडाउन्स को डिफेंड किया था, अगर उसी सेम वे से
से वंडरबॉय थॉमसन मैनेज कर लेता है शावकात के टेकडाउन्स को डिफेंड करने का, तो आई थिंक वंडरबॉय थॉमसन के पास एक रियल चांस है इस फाइट को जीतने का। स्टीवन थॉमसन की स्ट्राइकिंग इस पूरे वेल्टरवेट डिवीजन में वन ऑफ द बेस्ट होगी, और बेशक वो अब थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, बट फिर भी हमने उसकी लास्ट फाइट में देखा था कि उसने काफी अच्छी स्टैंडिंग फाइट की थी। प्रॉब्लम इधर यह है कि वंडरबॉय थॉमसन जिस ओपोनेंट के साथ फाइट करने वाला है वो अनडिफीटेड 17-0 पर है, जिधर उसने 17 में से 17 ओपोनेंट्स को फिनिश किया है। अब बेशक शावकात जेफ नील के अगेंस्ट टेकडाउन्स को नहीं कर पाया, बट फिर भी उसने जेफ नील को स्ट्राइकिंग में ही बीट कर दिया। अब जेफ नील की अलग बात है, उसका डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल है, बट वंडरबॉय थॉमसन के अगेंस्ट आई रियली कांट सी कि कैसे शावकात वंडरबॉय को टेक डाउन नहीं कर पाएगा। आई डू बिलीव कि शावकात को अगर ये फाइट इजी बनानी है तो उसे डेफिनेटली चाहिए कि वो वंडरबॉय को टेक डाउन करे। अगर इनके बीच फाइट एक स्टैंडिंग फाइट रहती है तो वंडरबॉय थॉमसन के पास एक रियल चांस है शावकात को बीट करने का। अब ऐसा नहीं है कि शावकात की स्ट्राइकिंग गुड नहीं है, बट डेफिनेटली वंडरबॉय थॉमसन की स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है, और अगर शावकात उसे कैच करके नॉकआउट नहीं कर पाया तो ये भी हो सकता है कि वंडरबॉय थॉमसन इस फाइट को जीत जाए। जब शावकात राखमनोफ की स्ट्राइकिंग की बात आती है तो उसकी स्ट्राइकिंग में एक प्रॉब्लम है, और ये चीज मैं पहले भी जेफ नील की फाइट में कवर कर चुका हूं, क्योंकि उस फाइट में भी जेफ नील ने शावकात को टैग किया था और उसको फीट में थोड़ा सा हर्ट भी कर दिया था, जिसका मेनली रीजन है कि शावकात राखमनोफ की हेड मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं है और इसीलिए कभी कभार वो स्टैंडिंग में टैग होता है। बट जेफ नील के अगेंस्ट हमने ये चीज भी देखी थी कि अपनी प्रीवियस फाइट से शावकात ने अपनी हेड मूवमेंट को इंप्रूव किया था, और उस फाइट के बाद जब ये फाइट हो रही है तो डेफिनेटली उसने अपनी हेड मूवमेंट को और भी ज्यादा इंप्रूव किया होगा। बट स्टिल शावकात की हेड मूवमेंट थोड़ी सी वीक है, और इसका फायदा वंडरबॉय काफी अच्छे वे से ले सकता है। वंडरबॉय डिस्टेंस मेंटेन रखकर अपनी किक्स को जैब्स की तरह थ्रो कर सकता है, और उसे ये चीज डेफिनेटली भी करनी चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि वंडरबॉय की चिन अब कितनी ज्यादा हेल्दी है, और अगर शावकात का बिग पंच लैंड हो गया तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा। तो मेरी ओपिनियन में शावकात का गेम प्लान होना चाहिए कि वो वंडरबॉय थॉमसन को जितना जल्दी हो सके उसे ग्राउंड में लेके जाए, उसे ग्राउंड एंड पाउंड करे, उसे ग्राउंड में बीट करे, उसे मे भी सबमिट कर दे, या उसको इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर दे कि अगर ये फाइट वापस स्टैंडिंग में गई तो वंडरबॉय थॉमसन की स्टैंडिंग गेम थोड़ी सी स्लो हो जाए, और फिर शावकात स्टैंडिंग में भी उसे बीट करना स्टार्ट कर दे। वंडरबॉय थॉमसन की बात करें तो मेरी ओपिनियन में वंडरबॉय थॉमसन डेफिनेटली देखेगा कि वो किसी भी तरह से शावकात के टेकडाउन्स को डिफेंड करे, उसे स्टैंडिंग में उसके क्लोज ना आने दे, और रेंज में रहकर उसके ऊपर कंटिन्यूअसली किक्स को थ्रो करता रहे, और एंड में जब उसे अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अपने लेफ्ट स्ट्रेट पंच को थ्रो करे, जो उसका काफी अच्छा है। और क्योंकि ये स्ट्रेट पंच है, शावकात को काफी प्रॉब्लम आ सकती है अपने हेड को मूव करने में। बट इस फाइट की प्रेडिक्शन की बात करें तो इस फाइट में मेरी पिक है शावकात राखमनोफ टू विन बाय सबमिशन। स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन के लिए ये काफी मुश्किल होने वाला है कि वो शावकात के हर एक टेकडाउन को डिफेंड कर ले, क्योंकि एक बार भी अगर शावकात उसे ग्राउंड में लेके गया तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि शावकात उसे सबमिट कर दे। बट इसी के साथ वंडरबॉय थॉमसन इज नो जोक, और अगर ये फाइट स्टैंडिंग में रहती है तो जैसे मैंने पहले कहा वंडरबॉय थॉमसन के पास एक रियल चांस है इस फाइट को जीतने का। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट है UFC 296 की को मेन इवेंट फाइट, जिधर बैंटवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा फाइट करने वाला है ब्रैंडन रॉयवेल के साथ। अब ये एक्चुअली दोनों के बीच में एक रीमैच फाइट है, क्योंकि पहले भी इन दोनों फाइटर्स की फाइट हो चुकी है, जिधर एलेजेंड्रे पेंटोजा उस फाइट को जीता था बाय सबमिशन। ऑन द फीट उस फाइट में दोनों फाइटर्स बैक एंड फोर्थ जा रहे थे, जिधर मैं स्लाइड एडवांटेज दूंगा ब्रैंडन रॉयवेल को, क्योंकि वो ज्यादा पंचेस को लैंड कर रहा था। बट जब भी वो फाइट ग्राउंड में गई, एलेजेंड्रे पेंटोजा के पास अपर हैंड था, और राउंड 2 में उसने यही किया, जिधर वो ब्रैंडन रॉयवेल को ग्राउंड में लेके गया और उसे रियर नेकेड चोक से सबमिट कर दिया। ब्रैंडन रॉयवेल के पास डेफिनेटली नॉकआउट वाली पावर है, जिधर वो इस डिवीजन का एक लॉन्ग फाइटर है, और वो अपनी रीच की काफी अच्छे वे से एडवांटेज लेता है, और फर्स्ट फाइट में भी उसने बिग पंचेस से एलेजेंड्रे पेंटोजा को टैग किया था। ब्रैंडन रॉयवेल एक काफी फास्ट फाइटर है जो कंटिन्यूअसली पंचेस को थ्रो करते रहता है, बट जब वो ये पंचेस को थ्रो कर रहा होता है वो अपनी बॉडी को अपराइट कर देता है, और इनकी फर्स्ट फाइट में भी एलेजेंड्रे पेंटोजा इसी चीज के एडवांटेज ले रहा था, जहां पर ब्रैंडन रॉयवेल फीट में तो अच्छा कर रहा था, बट फिर एलेजेंड्रे पेंटोजा उस पर टेक डाउन को शूट कर रहा था, और ये फाइट ग्राउंड में लेके चले जा रहा था। इस पूरी फ्लाईवेट डिवीजन में एलेजेंड्रे पेंटोजा की वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड गेम होगी, तो इसीलिए ब्रैंडन रॉयवेल को चाहिए कि वो एलेजेंड्रे के टेक डाउन्स को डिफेंड करे, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेता है तो लेटर राउंड्स में एलेजेंड्रे पेंटोजा अपने गार्ड को नीचे कर देता है, और फिर उसके ऊपर पंचेस को लैंड करना ज्यादा इजी रहता है, और ये चीज हम एलेजेंड्रे पेंटोजा और ब्रैंडन मोरेनो की फाइट में भी देख सकते थे। बट इधर की पॉइंट है
कि अगर ब्रैंडन रोवाल एलेजेंड्रे पेंटोजा को टेक डाउन ना करने दे। एलेजेंड्रे पेंटोजा की चेन बहुत बार टेस्ट हो चुकी है, जिधर इवन इनकी फर्स्ट फाइट में भी ब्रैंडन रोवाल ने बिग पंचेस को लैंड किया था, बट एलेजेंड्रे पेंटोजा ने उन पंचेस को हिट किया और ये फाइट ग्राउंड में लेके गया। इस फाइट में ब्रैंडन रोवाल को काफी पेशेंटली फाइट करनी होगी। वो एलेजेंड्रे पेंटोजा से ज्यादा स्पीड है तो उसको इसकी एडवांटेज लेनी चाहिए, जिधर वो पेंटोजा के साथ ब्रॉल फाइट ना करे, रेंज में रहकर उसके साथ फाइट करे, क्योंकि डेफिनेटली वो टाइम आएगा जब एलेजेंड्रे पेंटोजा का गार्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और जो भी ब्रैंडन रोवाल अपने पंचेस को थ्रो करेगा वो पंचेस पेंटोजा के फेस में लैंड होने लग पड़ेंगे। बट एलेजेंड्रे पेंटोजा इस टाइम पर अभी काफी अच्छे मोमेंटम में है। ही इज लुकिंग अनस्टॉपेबल और अपनी लास्ट फाइट में वो जब भी चाह रहा था वो ब्रैंडन मोरेनो को ग्राउंड में लेके जा रहा था, उसे ग्राउंड में बीट कर रहा था। और अगर ब्रैंडन रोवाल इधर केयरफुल नहीं रहा तो ऐसा ही सेम ब्रैंडन रोवाल के साथ भी हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ब्रैंडन रोवाल ग्राउंड में कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि आई थिंक मैंने पढ़ा है कि ब्रैंडन रोवाल के पास एक ब्लैक बेल्ट है, तो डेफिनेटली वो भी ट्रबल में डाल सकता है एलेजेंड्रे पेंटोजा को। बट अगर दोनों फाइटर्स की ग्राउंड गेम को कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली पेंटोजा की ज्यादा बेटर है। अगर वो पेंटोजा के टेक डाउन्स को डिफेंड नहीं कर पाया तो इस फाइट को जीतना ब्रैंडन रोवाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इसलिए ओवरऑल इस फाइट में मेरी पिक है एलेजेंड्रे पेंटोजा टू विन बाय सबमिशन। आई थिंक एलेजेंड्रे पेंटोजा इवेंचुअली ब्रैंडन रोवाल को ग्राउंड में लेके जाएगा, जिधर मोस्ट लाइकली स्टार्टिंग में ब्रैंडन रोवाल सबमिशंस को डिफेंड कर ले, बट आई थिंक एलेजेंड्रे पेंटोजा मैनेज कर लेगा ब्रैंडन रोवाल को लेटर राउंड्स में सबमिट करने का। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट है UFC 296 की मेन इवेंट फाइट, जिधर वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स फाइट करने वाला है कोबी कविंटन के साथ। इस पूरे कार्ड की सबसे एक्साइटिंग फाइट ये मेन इवेंट फाइट है, जिधर ये क्लासिकल फाइट है एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर के बीच। अपनी लास्ट 2 फाइट्स में जिस वे से लियोन एडवर्ड्स जीता है, जहां पर उसने वन ऑफ द गोट्स ऑफ वेल्टरवेट डिवीजन कमारू उस्मान को बीट करके ये सबको प्रूव कर दिया और सबको ये बिलीव करवा दिया कि वो रेसलर्स के अगेंस्ट भी उतना ही डेंजरस है जितना वो स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कोबी कविंटन की, तो काफी टाइम से कोबी कविंटन इनएक्टिव था और काफी लोग सरप्राइज भी हो गए थे जब ये अनाउंसमेंट हुई कि लियोन एडवर्ड्स की नेक्स्ट फाइट होगी कोबी कविंटन के साथ। अब अगर हम इस मैचअप का सिर्फ ओवरलुक देखते हैं तो लियोन एडवर्ड्स ने कमारू उस्मान को 2 बार डिफीट किया है और कोबी कविंटन कमारू उस्मान से 2 बार डिफीट हो चुका है। बट ये है फाइट गेम और यहाँ पर ये लॉजिक वर्क नहीं करता, और मेरे लिए तो कोबी कविंटन का फाइटिंग स्टाइल ज्यादा डेंजरस है कमारू उस्मान के फाइटिंग स्टाइल से, अगर ओपोनेंट है लियोन एडवर्ड्स। ये किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कोबी कविंटन का इस पूरी वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा बेस्ट कार्डियो है, जिधर वो अपनी फाइटिंग पेस को इन पूरे 5 राउंड्स तक मेंटेन कर सकता है। कोबी कविंटन का फाइटिंग स्टाइल ऐसा है जिधर वो अपने ओपोनेंट को पूरे 5 राउंड्स तक प्रेशर करेगा, उस पर लगातार पंचेस को थ्रो करता रहेगा, जिधर उसके पंचेस ज्यादा हार्ड पंचेस नहीं होते हैं, बट वो इनफ होते हैं ओपोनेंट को बैक फुट में लाने के लिए, जहां पर फिर कोबी कविंटन लगातार टेकडाउन्स को शूट करते रहता है। बट ये करते टाइम कोबी कविंटन की स्ट्राइकिंग थोड़ी सी स्लॉपी लगती है और कमारू उस्मान की तरह डेफिनेटली लियोन एडवर्ड्स यहां पर इस चीज की एडवांटेज ले सकता है। कमारू उस्मान की तरह लियोन एडवर्ड्स को यहां पर मेक श्योर करना होगा कि वो कोबी कविंटन के प्रेशर से ज्यादा बैक डाउन ना हो और वो खुद से ट्राई करे कोबी कविंटन को बैक फुट में लाने का। जब भी कोबी कविंटन बैक फुट में होता है तो वो अपने पंचेस को ज्यादा एक्सटेंड करता है, जिसकी वजह से उसकी चिन ओपन हो जाती है और यहां पर लियोन एडवर्ड्स काफी ज्यादा एडवांटेज ले सकता है। स्ट्राइकिंग में लियोन एडवर्ड्स डेफिनेटली फास्ट है और उसके पास वो लीथल वेपन हेड किक भी है, जिससे कि वो कोबी कविंटन को नॉकआउट भी कर सकता है। कोबी कविंटन की फाइट्स हमेशा से सेम रहती है, उसका हमेशा से यही गेम प्लान रहता है कि वो अपने ओपोनेंट को प्रेशर करेगा, उस पर लगातार पंचेस को थ्रो करता रहेगा और फिर उसके ऊपर टेक डाउन्स को शूट करेगा और उसे ग्राउंड में बीट करेगा। ये हमेशा से कोबी कविंटन का गेम प्लान रहा है, तो इस गेम प्लान को ब्रेक करने के लिए लियोन एडवर्ड्स को चाहिए कि वो अर्ली कोबी कविंटन को हर्ट करे। बेशक वो कोबी कविंटन को नॉकआउट ना कर पाए, बट अगर वो अर्ली राउंड्स में कोबी कविंटन को हर्ट कर देता है, उसके टेक डाउन्स को डिफेंड कर देता है, तो ये नॉट ओनली एक मॉरल विन होगी लियोन एडवर्ड्स के लिए, बट फिर उसके बाद लेटर राउंड्स में ये फाइट ज्यादा देर तक स्टैंडिंग रह सकती है और उन लेटर राउंड्स में लियोन एडवर्ड्स ट्राई कर सकता है कोबी कविंटन को नॉकआउट करने का। बहुत बार अपने हेड को डक डाउन करता है जब भी वो ओवरहैंड राइट पंच या फिर खुद किक को थ्रो करता है, तो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इस फाइट में लियोन एडवर्ड्स कोबी कविंटन को एक नी से भी कैच कर ले। बट एंड ऑफ द डे मेन चीज यही आती है कि क्या लियोन एडवर्ड्स कोबी कविंटन के प्रेशर और उसके टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाएगा या फिर नहीं। कमारू उस्मान की फर्स्ट फाइट की तरह अगर कोबी कविंटन सक्सेसफुल हो जाता है लियोन एडवर्ड्स को ग्राउंड में लेके जाने का, तो आई डोंट थिंक सो कि फिर से लियोन एडवर्ड्स वो हेड किक को थ्रो कर पाएगा और ना ही कोबी कविंटन उसे वैसी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। कोबी कविंटन का प्रेशर बहुत ज्यादा रिलेंटलेस है, वो हमेशा अपने ओपोनेंट के काफी क्लोज रहता है और यहाँ पर लियोन एडवर्ड्स के लिए ये बैड चॉइस भी हो सकती है अगर उसने ट्राई की अपनी किक को थ्रो करने की, क्योंकि कोबी कविंटन उस पोजीशन से इजीली लियोन एडवर्ड्स को ग्राउंड में लेके जा सकता है। आई रियली थिंक कि कोबी कविंटन के टेक डाउन्स को डिफेंड करना लियोन एडवर्ड्स के लिए कमारू उस्मान के टेक डाउन्स को
डिफेंड करने से भी ज्यादा मुश्किल होगा और इसीलिए इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है कोबी कविंगटन टू विन बाय डिसीजन। आई थिंक कोबी कविंगटन इस फाइट को जीतने वाला है। वो पूरे 5 राउंड्स अपने प्रेशर को मेंटेन रखने वाला है। वो कंटिन्यूसली लियोन एडवर्ड्स को ग्राउंड में लेके जाएगा और अगर लियोन एडवर्ड्स इन टेकडाउन्स को डिफेंड नहीं कर पाया तो राउंड 3 के बाद लियोन एडवर्ड्स एग्जॉस्ट होने वाला है। अब डेफिनेटली लियोन एडवर्ड्स के पास वो हेड किक नॉकआउट वाली पावर है, बट क्या वो उसको लेटर राउंड्स में फिर से थ्रो कर पाएगा जैसे उसने कमारू उस्मान को थ्रो किया था? ये काफी ज्यादा डाउटफुल है। और वैसे भी अगर हम देखें तो शॉन ओमेली जीत चुका है, शॉन स्ट्रिकलैंड जीत चुका है, एमएमए गॉड्स भी चाहते हैं और इसीलिए ये कंप्लीट सेंस भी बनाता है कि कोबी कविंगटन जीते। कोई भी कुछ भी बात कर ले कि लियोन एडवर्ड्स को ये करना चाहिए, कोबी कविंगटन को वो करना चाहिए, बट एंड में बात यही आती है कि क्या लियोन एडवर्ड्स कोबी कविंगटन के टेकडाउन्स को डिफेंड कर पाएगा या फिर नहीं। अगर वो कोबी कविंगटन के टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है तो वो कोबी कविंगटन को नॉकआउट भी कर सकता है, कमारू उस्मान की तरह वो डिसीजन विन भी ले सकता है। बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो राउंड 3 या फिर राउंड 4 के बाद वो डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो जाएगा और कोबी कविंगटन एक डिसीजन विन ले जाएगा। सो ये थी मेरी प्रिडिक्शन वीडियो। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? और UFC 296 को लेकर तुम्हारी क्या पिक्स हैं? डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स।